हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर में वो सारी चीजें हमने देखी। वाटर टेबल का क्या इफेक्ट आएगा बियरिंग कैपेसिटी में वो हमने देखा। अब जितनी भी बातें हम पढ़ चुके हैं उन सारों चीजों, उन सारे कंसेप्ट को लेते हुए गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस इस सेशन में, फिर ऐसे करके 3 या 4 सेशन आपको फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन के मिलेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल सेशन ऑफ योर शैलो फाउंडेशन टॉपिक। शैलो फाउंडेशन टॉपिक का न्यूमेरिकल का पहला सेशन आपके लिए ये रहा। गेट 2018 का क्वेश्चन, गेट 2018 में क्या बोलना चाह रहे हैं ये भाई देखें जरा। द परसेंट रिडक्शन इन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग resting on sand, the percent reduction in the bearing capacity of strip footing resting on sand under the flooding condition, under the flooding condition मतलब water table at the base of the footing when compared to the situation where the water table is at the depth much greater than the width of the footing is approximately equal to, कितना रिडक्शन होगा ये इसको करेक्ट करिएगा। वाटर टेबल एट द बेस नहीं है, वाटर टेबल एट द ग्राउंड लेवल है। ये जो यहां पर लिखा हुआ वाटर टेबल एट द बेस ऑफ द फुटिंग नहीं है, ये है वाटर टेबल एट द ग्राउंड लेवल। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट रिडक्शन होगा सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी में अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे आ जाए, तो किसके कंपैरिजन में, जब वाटर टेबल ग्राउंड से बहुत नीचे था। ये शायद मैंने आपको बताया हुआ है कि जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर आ जाता है कोहेजन लेस सॉइल के लिए, सैंड है ना, सैंड मतलब कौन सी सॉइल, सैंड मतलब कोहेजन लेस, सैंड मतलब कोहेजन लेस। तो जब वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं था, जब वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं था उस केस में बियरिंग कैपेसिटी सैंड के लिए क्या होगी, स्ट्रिप फुटिंग के केस में सीएनसी आएगा नहीं, गामा डीएफ एनक्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। ये कब, जब वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं है तब का फॉर्मूला है ये, व्हेन नो वाटर टेबल। जब वाटर टेबल नहीं था तब ये फॉर्मूला, और जब वाटर टेबल है तो क्यू यू इज इक्वल टू, वाटर टेबल कहां पर, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे है तो सारे गामा क्या बन जाएंगे, गामा डैश प्लस 0.5 गामा डैश बी एन गामा। ये कब के लिए बन जाएगा, व्हेन वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल। जब आपका वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है तो ये वाला फॉर्मूला, जब वाटर टेबल बहुत नीचे था तो ऊपर वाला फॉर्मूला। परसेंट रिडक्शन पूछ रहा, हालांकि शायद मैंने ये चीज आपको बताई है किसी लेक्चर में। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको QU1 कर दीजिए, ये दिस इज QU2, तो QU1 अपॉन QU2 करिए जरा, या QU2 अपॉन QU1 करिए, ज्यादा ठीक रहेगा। QU2 अपॉन QU1 किया तो देखिए इस नीचे वाले में गामा डैश कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा DF NQ प्लस 0.5 BN गामा। ऊपर वाले में से गामा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा DF NQ प्लस 0.5 BN गामा। तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी चीज कैंसिल हो जाएंगी। यू विल गेट गामा डैश बाय गामा, एंड गामा डैश बाय गामा इज अप्रोक्सीमेटली होता है 0.5 के बराबर। अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया है आपको, ये गामा डैश बाय गामा अप्रोक्सीमेटली 0.5 के बराबर होता है। तो परसेंट रिडक्शन कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 50%। द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, कि द बियरिंग कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 50% व्हेन द वाटर टेबल रीचेस टू द ग्राउंड लेवल। जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाता है उस समय पर आपकी बियरिंग कैपेसिटी 50% से रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर बात। यह हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, गेट 2018 का क्वेश्चन था शैलो फाउंडेशन में से। चलिए गेट 2018 का वापस से एक दूसरा सवाल देखिए क्या है।
the width of the square footing and the diameter of the circular footing are equal. The width of the square footing and the diameter of the circular footing are equal. मतलब जो स्क्वायर फुटिंग है उसकी विड्थ और जो सर्कुलर फुटिंग है उसका डायमीटर दोनों सेम है. If both the footings are placed on the surface of the sandy soil, if both the footings are placed on the surface of the sandy soil, the ratio of the ultimate bearing capacity of the circular footing to that of the square footing will be. कईयों का जवाब आ गया होगा सर 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा, है ना. 1 बोले ना, कईयों के जवाब आ गए ना. बी ऑप्शन 1 बेटा वो क्ले में होता है. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी स्क्वायर फुटिंग के केस में और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सर्कुलर फुटिंग के केस में इक्वल होती है क्ले की. यहां पे सैंड पूछा है तो 1 मत बोल देना हड़बड़ी में और खुश हो जाओ कि अरे बन गया अब तो क्वेश्चन. क्या ही है इस क्वेश्चन में, कितना आसान है क्वेश्चन. देखो आप याद करो. हाँ, अगर ये क्वेश्चन क्ले का होता, अगर ये क्वेश्चन क्ले का होता चाहे जनरल शेयर. और एक और चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में फेलियर का टाइप नहीं बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में फेलियर का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट आप जनरल मानिएगा, बाय डिफॉल्ट आप जनरल शेयर फेलियर मानिएगा. अगर क्ले का केस होता, अगर क्ले का केस होता तो मैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला कुछ ये बोलता 1.3 C NC प्लस गामा DF इंटू NQ, स्क्वायर का भी और सर्कुलर का भी. यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला स्क्वायर के लिए भी होता और यही फॉर्मूला सर्कुलर के लिए भी होता. चेक कर लीजिए एक बार. 1.3 CNC प्लस गामा DF NQ सर्कुलर के लिए. तो अगर क्ले होता तो इनका रेशो 1 होता. देखो आप एग्जैक्टली सेम, लेकिन यहां पर क्ले नहीं बोल रहा बेटा, यहां पर बोल रहा है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल मतलब फाई इज इक्वल टू फाई सॉइल, सी इज इक्वल टू 0. फाई सॉइल है. फाई सॉइल के लिए पूछ रहा है. एक सर्कुलर फुटिंग और एक स्क्वायर फुटिंग है जिनका साइज मतलब विड्थ ऑफ द स्क्वायर फुटिंग और डाया ऑफ द सर्कुलर फुटिंग सेम है. विड्थ ऑफ द स्क्वायर फुटिंग और डाया ऑफ द सर्कुलर फुटिंग सेम है और दोनों को बनाया कहां गया है बेटा, सरफेस ऑफ द सैंडी सॉइल. सरफेस ऑफ द सैंडी सॉइल मतलब DF इज इक्वल टू 0 बोला गया है. सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होगा, सरफेस मतलब कहां पर बनाया है आपने, सरफेस मतलब आपने बनाया है इसको ग्राउंड लेवल पे. फुटिंग कहां पर कंस्ट्रक्ट की है, ग्राउंड लेवल पे कंस्ट्रक्ट की है आपने फुटिंग. द फुटिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द ग्राउंड लेवल. तो ग्राउंड लेवल पे अगर मैं फुटिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो जरा देखिएगा आगे की बातें क्या होंगी. क्ले होता तो द आंसर विल बी 1. अगर ये क्वेश्चन क्ले का होता तो आंसर 1 होता, लेकिन ये क्ले का नहीं है क्वेश्चन, इट इज द केस ऑफ सैंडी सॉइल मतलब सैंड. तो सैंड के लिए जरा याद करो, सैंड के लिए स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला जरा याद करो. तो स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला आपने लिखा था 1.3 CNC. ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि सॉइल कोहेजन लेस है ना. बचेगा क्या, गामा DF NQ प्लस 0.4 गामा BN गामा, ये बचेगा स्क्वायर का. QU is equal to gamma DF NQ plus 0.4 gamma BN gamma. This will be for the square footing, and for the circular, QU will be gamma DF NQ plus 0.3 gamma BN gamma. For the circular it will be 0.3 gamma BN gamma. कहां पर बनाया है मैंने फुटिंग को, ग्राउंड लेवल पे. कहां पर बनाया है मैंने फुटिंग को, ग्राउंड लेवल पे. ग्राउंड लेवल पे बनाया है तो ये 0 हो गया. अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बना रहा हूं तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग 0 हो गया. तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे. बचेगा सिर्फ स्क्वायर में बचेगा 0.4 गामा BN गामा,
सर्कुलर में बचेगा 0.3 गामा बी एन गामा। रेशो क्या पूछ रहा है? सर्कुलर का स्क्वायर के साथ। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यू यू सर्कुलर का स्क्वायर के साथ। देखो सर्कुलर का स्क्वायर के साथ, तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, 0.3 गामा बी एन गामा अपॉन 0.4 गामा बी एन गामा। B is the diameter of the circular footing and B is the size of the square footing। दोनों सेम बोल रहे हैं, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, n गामा से n गामा हो जाएगा। एक ही सॉइल पे बनाया हुआ है तो गामा से गामा हो जाएगा। क्या बचेगा भाई? 0.3 अपॉन 0.4 दैट इज 3 अपॉन 4। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 3/4। सर्कुलर का स्क्वायर के साथ पूछा है, सर्कुलर का स्क्वायर के साथ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 3/4। क्लियर? क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गेट 2017। देखिए जरा गेट 2017 में क्या बोल रहे हैं। A strip footing is resting on the ground surface। ग्राउंड सरफेस मतलब डेप्थ ऑफ द फुटिंग 0, सीधा सीधी बोल रहा है ना। द स्ट्रिप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस मतलब डीएफ इज इक्वल टू 0 ऑफ अ प्योर क्ले बेड हैविंग द अनड्रेन्ड कोहेजन C। कोहेजन की वैल्यू C है। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग इज इक्वल टू। अब यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा केस है, मतलब कौन सी थियरी यूज करना है। रैंकाइन थियरी तो यूज होने से रही, क्योंकि रैंकाइन थियरी होती है कोहेजन लेस सॉइल के लिए। और कुछ लिखा नहीं है तो हम प्रांडल या तरदागी पे जाएंगे, ये दो ही बचते हैं अभी तक। तो प्रांडल के हिसाब से, प्रांडल के हिसाब से प्रांडल थियरी अगर हम देखें तो प्रांडल जो भाई साहब थे इन्होंने क्या बोला, जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है याद है 5.14 C प्लस गामा इंटू डीएफ होती है, 5.14 C प्लस गामा इंटू डीएफ। लेकिन कहां पर पूछ रहे हैं ये आपसे? एट द ग्राउंड सरफेस। एट द ग्राउंड सरफेस मतलब ये 0 है, तो क्यू यू आ जाएगा आपके पास 5.14 C के बराबर। अब ऑप्शन देखें तो इसमें पाई आई लिखा हुआ है कुछ, तो 5.14 मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, पाई प्लस 2 इंटू सी। तो द आंसर विल बी डी ऑप्शन। अब अगर आप सोचो कि सर तरदागी क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो लगा लो, तरदागी लगा लो। तरदागी में आता 5.7 C। अगर मैं तरदागी लगाता, अगर मैं इस क्वेश्चन में तरदागी थियरी लगाऊं, ठीक है, तरदागी लगा दूंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में तरदागी थियरी लगाऊं तो तरदागी के हिसाब से स्ट्रिप फुटिंग है ना, देखो क्वेश्चन में फुटिंग का नाम भी देख लो, फुटिंग का नाम स्ट्रिप है। तरदागी लगाऊंगा तो ये आएगा 5.7 C प्लस गामा डीएफ, और ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ये 0 हो जाएगा, क्यू यू आएगा 5.7 C। तो ये तो किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं खा रहा है, तो मतलब प्रांडल का ही क्वेश्चन है ना। तो कई बार ऐसा सोचना, उल्टा जाना पड़ता है कि भाई क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा केस है, मतलब कौन सी थियरी यूज करनी है। तो फिर भाई हमने दोनों लगा के देखी तो देखा कि भाई प्रांडल की लग रही है, तो प्रांडल की लगा दी, तो पाई प्लस 2 इंटू सी डेट इज डी ऑप्शन, मुझे आंसर मिल जाएगा। गेट 2017 में पूछा गया था ये। क्लियर हो रही है बातें? एकदम समझ में आ रही है ना क्वेश्चंस? देखिए बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, एकदम आराम आराम से चीजों को समझते चलिए और क्वेश्चंस करते रहेंगे, मजा आएगा आगे। चलिए आगे देखते हैं। गेट 2016, a strip footing is resting on the surface
एक एक चीज पकड़नी है क्वेश्चन में से। स्ट्रिप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ प्योरली क्लेई सॉइल। एक स्ट्रिप फुटिंग है जो कि सरफेस पे है। सरफेस पे है मतलब एक बात समझ में आ गई कि भैया डेप्थ ऑफ द फुटिंग 0 है और क्ले है। इफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग इज डबल्ड, अगर फुटिंग की विड्थ को मैं डबल कर देता हूं तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कितनी हो जाएगी। स्ट्रिप फुटिंग है विच इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ प्योर क्ले। स्ट्रिप फुटिंग विच इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्योर क्ले। इफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग इज डबल्ड, अगर मैंने फुटिंग की विड्थ को डबल कर दिया तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी। क्ले के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखाए थे अगर आपको याद। क्ले की बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग की साइज पे डिपेंड नहीं करती थी। क्ले की बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है सिर्फ डेप्थ ऑफ द फुटिंग पे। लिखाया था मैंने बकायदा आपको ये चीज। स्ट्रिप फुटिंग है ना, तो स्ट्रिप फुटिंग के केस के लिए फॉर्मूला क्ले का याद करिए, आपको ये मिला था 5.7 C प्लस गामा इंटू DF इंटू 1। ये था ना फॉर्मूला स्ट्रिप फुटिंग के लिए। बताओ कहां पर आ रही है विड्थ ऑफ द फुटिंग। ये बोल रहा है कि इफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग इज डबल्ड, अगर मैंने फुटिंग की विड्थ को डबल कर दिया तो बियरिंग कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्ले की फुटिंग की विड्थ पे डिपेंड नहीं करती है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्ले की does not depend on size of फुटिंग की साइज पे डिपेंड नहीं करती है। becomes double, becomes half, become 4 times, remain the same, it will remain same। बियरिंग कैपेसिटी फर्क नहीं पड़ेगा फुटिंग की विड्थ से, कितनी चाहे उतनी बना दो फुटिंग की विड्थ। अगर क्ले के ऊपर में आपने फुटिंग बना रखी है तो क्ले के केस में बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग की साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। क्लियर भाई। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है ये, और कोई बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है। ये 16 का क्वेश्चन है, ये 17 का क्वेश्चन है, इससे पहले ये 18 का क्वेश्चन था, ये 18 का क्वेश्चन था। कोई बहुत पुराने क्वेश्चन थोड़ी है ये, हालांकि हैं सारे 1 नंबर के। ये सारे क्वेश्चन 1 ही नंबर के हैं, 2 नंबर लायक थोड़ी है ये। 2 नंबर लायक अगले सेशन में, मतलब अगला जो न्यूमेरिकल सेशन होगा उसमें आपको 2 नंबर लायक कुछ क्वेश्चन, इसमें भी हो सकता मिले आपको अभी आगे, मुझे नहीं इतना आइडिया है, लेकिन हाँ 2 नंबर वाले थोड़े से अच्छे क्वेश्चन अगले सेशन में होंगे। अगला सेशन मतलब नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए देखिए क्या है। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग इन क्ले स्ट्रेटम। कौन सी पूछ रहा भाई। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग की किसमें, क्ले में। इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ द फुटिंग, इंक्रीजेस विद द डेप्थ एंड साइज ऑफ द फुटिंग, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फुटिंग। फटाक से दिमाग में आया, सर क्ले की बात कर रहा है, क्ले की बात कर रहा है, सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करती है। आपने लिखाया था विड्थ पे डिपेंड नहीं करती, और अभी आपने बताया यहां पर विड्थ पे तो डिपेंड करती नहीं है, सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करती है। तो आंसर हो जाएगा सर इसका ए ऑप्शन, इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, है ना। यही हुआ ना आंसर, यही होगा ना आंसर। सोचिए, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग इन क्ले। मैं अगर अल्टीमेट की बात करूं तो अल्टीमेट का फॉर्मूला, अगर मैं स्ट्रिप फुटिंग ले रहा हूं तो 5.7 C प्लस गामा DF होता है। अल्टीमेट का फॉर्मूला अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूं तो 1.3 C इंटू 5.7 प्लस गामा DF होता है, स्क्वायर और सर्कल दोनों के लिए। अगर मैं रेक्टेंगल ले रहा हूं तो 1 प्लस 0.3 B/L C इंटू 5.7 प्लस गामा DF, ये होता है रेक्टेंगल के लिए। यही पढ़े हैं भाई। अब तो उम्मीद कर रहा हूं ना कि फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे ना आपको सारे। ये स्ट्रिप का है, ये स्क्वायर और सर्कुलर का है, और ये
रेक्टेंगुलर का है, यही है। ये अल्टीमेट के फॉर्मूले हैं, और अल्टीमेट में तो साफ साफ दिख रहा है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डेप्थ ऑफ द फुटिंग बढ़ाने से बढ़ रही है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग से इंक्रीज हो रही है। लिखा भी है हमने, पॉइंट्स लिखाए थे मैंने कभी आपको किसी लेक्चर में, जिस भी लेक्चर में मैंने ये बातें बताई होंगी वहां पर मैंने पॉइंट्स लिखा है, मुझे अच्छे से याद है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी increases with the depth of the footing and ultimate bearing capacity does not depend on the size of the footing clay के लिए। ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं हमने बकाया था। लेकिन बेटा यहां पर वो अल्टीमेट नहीं पूछ रहा, वो नेट अल्टीमेट बोल रहा है। और नेट अल्टीमेट क्या होता है? नेट अल्टीमेट होता है अल्टीमेट माइनस गामा डीएफ। नेट अल्टीमेट क्या होता है? अल्टीमेट माइनस गामा डीएफ होता कि नहीं होता है? अल्टीमेट में से गामा डीएफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट अल्टीमेट आएगा ना, है ना? सही है ना? जरा सारों में से, ये सारों में से नेट अल्टीमेट निकालो तो आपको नहीं लग रहा है गामा डीएफ गामा डीएफ गामा डीएफ कैंसिल हो जाएगा सब में से? आप अल्टीमेट का कोई सा भी केस ले लो यहां से, क्योंकि यहां पर किसी फुटिंग का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको सारी फुटिंग्स के लिए बोल रहा हूं। आप इनमें से किसी भी फुटिंग का फॉर्मूला, अल्टीमेट का फॉर्मूला यहां रख दो, तो हर फुटिंग में गामा डीएफ आ रहा है, वो गामा डीएफ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? देख लो भाई, मैं चारों के लिए आंसर लिख रहा हूं, देखना जरा। क्यू यू स्ट्रिप के लिए, सॉरी क्यू एन यू स्ट्रिप के लिए 5.7 सी, क्यू एन यू स्क्वायर के लिए 1.3 सी इंटू 5.7, क्यू एन यू रेक्टेंगल के लिए 1 प्लस 0.3 बी बाई एल सी इंटू 5.7। बोलो भैया, ये आएंगे क्यू एन यू की वैल्यू। किस पे डिपेंड कर रही है क्यू एन यू? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? किसी पे डिपेंड नहीं कर रही सिवाय सी के। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन नाइदर ऑन द साइज ऑफ द फुटिंग नॉर ऑन द डेप्थ ऑफ द फुटिंग। द आंसर विल बी डी ऑप्शन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ एज वेल एज साइज। ना डेप्थ पे ना साइज पे, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ एंड साइज ऑफ द फुटिंग। क्लियर भैया? समझ में आ गई बात ये एकदम अच्छे से? जल्दीबाजी में गलत कर दोगे, देखोगे अरे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्ले की बात कर रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। सर ने लिखाया था, हमको याद भी है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो फुटिंग की डेप्थ पे डिपेंड करती है, फुटिंग की डेप्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ए ऑप्शन भी दिख गया, खुश हो गए, लगा के आ गए ऑप्शन और लग गई फिर। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें और पढ़ने के बाद फिर अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, गेट 2011, likelihood of general shear failure for an isolated footing in the sand decreases with। likelihood मतलब chances, likelihood मतलब चांस ऑफ जनरल shear failure for an isolated footing। उसके नाम पे मत जाओ, आइसोलेटेड लिखे, स्क्वायर लिखे, सर्कुलर लिखे, कोई अतरंगी से भी नाम लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं, फुटिंग है ना, बस फुटिंग जरूरी है। चांस ऑफ जनरल shear failure for an footing in sand decreases with। जनरल shear failure के चांस डिक्रीज होंगे कब? पहला ऑप्शन जब फुटिंग की डेप्थ डिक्रीज होगी, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इन इंटरग्रैनुलर पैकिंग ऑफ द सैंड, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन फुटिंग विड्थ, और चौथा ऑप्शन डिक्रीज इन सॉइल ग्रेन कंप्रेसिबिलिटी। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही आपके जो जनरल नॉलेज है ना जनरल shear फेलियर से रिलेटेड, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट जनरल shear फेलियर के लिए क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहला पॉइंट, आगे तक तो जाने ही नहीं है, आगे तक तो जाने ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या था जनरल shear फेलियर का? जनरल shear फेलियर ऑकर्स इन डेंस सॉइल, यही था। जनरल shear failure occurs in dense soil। जो आपका जनरल shear failure है वो किस में हो रहा था बेटा? डेंस सॉइल में हो रहा था, है ना। अब
जितनी ज्यादा डेंसनेस बढ़ेगी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी ज्यादा डेंसनेस बढ़ेगी जनरल शेयर फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे। सोच के, बहुत ही बेसिक सी बात, जनरल शेयर फेलियर किसमें हो रहा? डेंस सॉइल में हो रहा, सही है। अब सुनिए, सॉइल की डेंसनेस अगर बढ़ेगी तो जनरल शेयर फेलियर के चांस बढ़ेंगे। सॉइल की डेंसनेस रिड्यूस होगी तो जनरल शेयर फेलियर के चांस भी रिड्यूस होंगे। क्लियर? फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, जनरल शेयर फेलियर होता है डेंस सॉइल में। सॉइल की डेंसिटी अगर बढ़ी, सॉइल की डेंसनेस अगर बढ़ी तो जनरल शेयर फेलियर के चांस बढ़े। सॉइल की डेंसिटी अगर रिड्यूस हुई तो जनरल शेयर फेलियर के चांस घटेंगे। मतलब जनरल शेयर फेलियर के चांसेस घटेंगे कब? जब सॉइल की डेंसिटी रिड्यूस होगी। सॉइल की डेंसिटी रिड्यूस होना मतलब इंटरग्रैनुलर पैकिंग रिड्यूस होना। इंटरग्रैनुलर पैकिंग मतलब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच की पैकिंग, जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे जनरल शेयर फेलियर के। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछ रहा है चांसेस ऑफ जनरल शेयर फेलियर इन द सैंड डिक्रीजेस विथ, डिक्रीज कब करेगा, चांस कम कब हो जाएंगे, जनरल शेयर फेलियर की संभावना कब खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? कब कम होगी? जब डेंसिटी कम होगी, क्योंकि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो जनरल शेयर फेलियर की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन अगर डेंसिटी कम हो रही है तो जनरल शेयर फेलियर की संभावना भी कम हो रही है। जनरल शेयर फेलियर की संभावना कम हो रही है जब डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी कम हो रही है मतलब डिक्रीज इन इंटरग्रैनुलर पैकिंग ऑफ सैंड। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Two circular footings of diameter d1 and d2 are resting on the surface of the same purely cohesive soil. The ratio of their gross ultimate bearing capacity किस पे है? कोहेसिव सॉइल पे। साइज क्या दे रखा? d1 d2। हमने b पढ़ा है, इनने d दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? दो सर्कुलर फुटिंग है, साइज है d1 d2, आपका माना है b1 b2 मान लेना, कोई फर्क नहीं। आर रेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द क्ले, क्ले पर रेस्ट कर रहा है। क्ले के केस में बियरिंग कैपेसिटी साइज पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे d1 साइज का बनाओ, चाहे d2 साइज का बनाओ, चाहे d3 साइज का बनाओ, बियरिंग कैपेसिटी विल रिमेन सेम। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। बोलो भाई, आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अगला करते हैं। The width and the depth of the footing are 2 meter and 1.5 meter respectively. The width of the footing is 2 meter and depth of the footing is 1.5 meter. देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। The width of the footing is 2 meter and depth of the footing is 1.5 meter. This is the depth of the footing. This is the width of the footing. The water table at the site is at depth of 3 meter below the ground level. वाटर टेबल जो है साइट पर वो ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे है। ग्राउंड लेवल से 3 मीटर, ग्राउंड लेवल से 3 मीटर मतलब यहां पे कहीं है। ग्राउंड लेवल से 3 मीटर है मतलब यहां पे कहीं है। The water table correction factor for the calculation of the bearing capacity of the soil will be. You have been asked to calculate the water table correction factor for the bearing capacity of the soil. क्वेश्चन में वाटर टेबल की पोजीशन आपको ग्राउंड लेवल से दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने मेरे केस में
हम वाटर टेबल की पोजीशन कहां से कंसीडर करते हैं बेटा? हम वाटर टेबल की पोजीशन कंसीडर करते हैं फुटिंग के बेस से। तो अगर ग्राउंड लेवल से पानी 3 मीटर की गहराई पर है और फुटिंग 1.5 मीटर पर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा पानी है यहां पर वो फुटिंग के बेस से 3 में से 1.5 गया 1.5 मीटर पर है। जो वाटर टेबल है दैट इज एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग। जो वाटर टेबल है दैट इज एट अ डेप्थ ऑफ 1. भाई आपको क्या पोजीशन दे रखी थी ये देखिए, द वाटर टेबल इज एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे दे रखा था, तो मैंने वाटर टेबल की पोजीशन ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे बना दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने देखा कि भैया 3 मीटर नीचे जाने पर तो मैं फुटिंग के बेस से भी नीचे आ चुका हूं, और फुटिंग के बेस से नीचे आ चुका हूं, तो मैंने क्या किया, फिर फुटिंग के बेस से वाटर टेबल की पोजीशन देखी। तो ग्राउंड से वाटर टेबल की पोजीशन 3 मीटर है और फुटिंग की डेप्थ 1.5 मीटर है, तो वाटर टेबल और फुटिंग के बेस में जो दूरी मिलेगी मुझे वो कितनी मिलेगी? 1.5 मीटर की। ये 1.5 मीटर की फुटिंग की वो मिल गई मुझे, तो इसका मतलब स्मॉल बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड कैपिटल बी इज 2 मीटर। स्मॉल बी इज लेस देन कैपिटल बी वाला केस बन गया, केस नंबर 2। स्मॉल बी इज लेस देन कैपिटल बी वाला केस बन गया, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 के लिए वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर क्या होता था बेटा? RW2 दैट इज 0.5 इंटू 1 प्लस बी बाय कैपिटल बी। याद है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर RW2 0.5 इंटू 1 प्लस स्मॉल बी बाय कैपिटल बी। स्मॉल बी आपके पास है, कैपिटल बी आपके पास है, पुटअप करिए, आंसर निकालिए। तो इट इज 0.5 इंटू 1 प्लस 1.5 अपॉन 2, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू 0.5 यारा 0.875। ये लो भैया, द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 0.87 0.875 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए भाई, एकदम क्लियर हो रहे होंगे शायद क्वेश्चन सारे, एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं हम एकदम। देखिए आप हमने जो पढ़ा है हम उसी चीज पे स्टिक होके चल रहे हैं, हम आगे पीछे जा ही नहीं रहे कहीं। और आप देखिए कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में कुछ अलग हटके नहीं पूछ लिया, बस जो चीज हम पढ़े रहे हैं, हमने जो चीज पढ़ी है उन्हीं चीजों को तो वो आगे पीछे करके पूछ रहे हैं। तो इसलिए अपने बेसिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आप। बेसिक्स क्लियर होंगे तो कोई सा भी एग्जाम हो, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाता है। मेन मेहनत करनी पड़ती बेसिक्स पे, फॉर्मूला याद करने में मेहनत नहीं करनी है। फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। बेसिक्स को स्ट्रांग बनाइए, कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाएंगे तो क्वेश्चन तो सारे बनने लगेंगे। लेकिन हमारी अप्रोच उल्टी हो जाती है, हम सीधे क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। क्वेश्चन पे अटैक नहीं करना है, सीधे पहले उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड को समझना है कंसेप्ट के थ्रू। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके जैसे 50 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड विथ रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग इन प्योर क्ले using Tardagi bearing capacity theory. Identify if they are correct or false. Increase in the footing width will result in the increase in the bearing capacity of the soil. Net bearing capacity बोल रहा है, net bearing capacity मतलब वही net ultimate, net मतलब net ultimate, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं इंक्रीज इन द फुटिंग विड्थ विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी। गलत। क्ले के केस में विड्थ का कोई रोल ही नहीं है। क्ले के केस में विड्थ ऑफ द फुटिंग, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज। साइज मतलब विड्थ, साइज पे डिपेंड नहीं करती है, तो दिस इज फॉल्स।
दिस इज फॉल्स। इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन विल इंक्रीज इन द हायर बियरिंग कैपेसिटी। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यहां पर तो वो बियरिंग कैपेसिटी सिर्फ लिख रहे हैं और यहां पे नेट बियरिंग कैपेसिटी लिख रहे हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है 100%, क्योंकि क्ले के केस में बियरिंग कैपेसिटी का कोई भी रोल नहीं रहेगा। इन केस ऑफ क्ले द बियरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ये तो तय है। तो इस क्वेश्चन इस वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये है थोड़ी सी कि यहां पर वो नेट बियरिंग कैपेसिटी लिख रहे हैं और यहां पर सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी लिख रहे हैं। तो हम तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से चले, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो स्टेटमेंट बोल रहे हैं इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन विल रिजल्ट इन द हायर बियरिंग कैपेसिटी। सही है ये बात कि भाई आप कोई सी भी फुटिंग देख लो, कोई सी भी ले लो, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्ट्रिप, पीएनसी, .7C प्लस गामा डीएफ। जैसे मैंने स्ट्रिप का केस लिया ये, तो स्ट्रिप के केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है 5.7C प्लस गामा डीएफ। तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग बढ़ाने से बियरिंग कैपेसिटी तो बढ़ रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट को मैं ट्रू मानूंगा। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स, वन इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The two criteria for the determination of allowable bearing capacity of a foundation are। किसी भी फाउंडेशन की डिजाइन के दो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं। ये बात शायद मैंने आपको जब हम शेयर स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तब भी बताई थी, और जहां तक मुझे याद है जब हम फाउंडेशन पढ़ रहे थे तब तो बताई थी कि फाउंडेशन की डिजाइन के समय पे सिर्फ दो ही क्राइटेरिया लिए जाते हैं, सिर्फ दो क्राइटेरिया होते हैं। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज द शियर क्राइटेरिया या शियर फेलियर क्राइटेरिया। शियर फेलियर का क्राइटेरिया होता है, और दूसरा क्राइटेरिया जो आपका होता है दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ सेटलमेंट। इसके अलावा कोई सा भी तीसरा क्राइटेरिया यूज में नहीं आता है बियरिंग कैपेसिटी के लिए। शियर फेलियर और सेटलमेंट क्या क्या बोल रहे हैं भाई? टेंसाइल फेलियर एंड कंप्रेसिव फेलियर नहीं, टेंसाइल कंप्रेशन की बात ही नहीं है सॉइल में कभी। टेंसाइल फेलियर एंड सेटलमेंट बिल्कुल नहीं। बॉन्ड फेलियर एंड शियर फेलियर बिल्कुल नहीं। शियर फेलियर एंड सेटलमेंट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कभी भी सॉइल के केस में दो ही क्राइटेरिया कंसीडर होंगे, एक सेटलमेंट क्राइटेरिया और एक शियर क्राइटेरिया। इसके अलावा तीसरा कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। या तो शियर या तो आपका सेटलमेंट एंड नथिंग एल्स। हमेशा दिमाग में रखिएगा, इनफैक्ट मैंने बताई है ये बातें आपको। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। बहुत पुराना क्वेश्चन। अ फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज शैलो इफ इट्स डेप्थ इज। फाउंडेशन को हम शैलो मानेंगे कब? जब उसकी डेप्थ होगी लेस देन 1 मीटर, ग्रेटर देन द विड्थ, इक्वल टू और लेस देन द विड्थ, ग्रेटर देन 1 मीटर। तो हमने पढ़ा था भाई, इफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, तो ये कहलाएगा शैलो, एंड इट विल बी डीप when depth of the footing is greater than the width. When shallow कब? When depth is less than or equal to width, और deep कब? When depth is greater than the width of the footing. Clear? इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, ले लिया मैंने, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन वापस से आना चालू हो चुके हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक एक नंबर में कई बार अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आना चालू। ये तो खैर बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज से ऑलमोस्ट 30 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आज वापस से इस टाइप का पैटर्न आ रहा है। आप देखिएगा गेट में 2-4, जरूरी नहीं सॉइल के लिए होगा वैसा,
लेकिन आप देखिएगा गेट में जो 65 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड के हटा दीजिए तो और 10 क्वेश्चन करीब मैथ्स के हटा दीजिए, तो जो करीब करीब 45 क्वेश्चन आपके बचते हैं टेक्निकल के, उसमें से ऑन एन एवरेज 5-10 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इस टाइप वाले। क्योंकि क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल में कंसेप्ट की टेस्टिंग के लिए बने होते हैं। कंसेप्ट की असली टेस्टिंग तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से होती है, क्योंकि फॉर्मूले न्यूमेरिकल तो हमको पता होते हैं। न्यूमेरिकल में तो भाई वैल्यू फॉर्मूले अगर याद हैं, वैल्यू वगैरह डाल के कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके आंसर निकाल लिया जाता है, हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। लेकिन जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका एक्चुअल नॉलेज चेक करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप कितने ज्यादा अवेयर हो, उस टॉपिक के से रिलेटेड आप कितने ज्यादा अपडेटेड हो। इसलिए मैं स्टेटमेंट वाले तो सारे सवाल ऑलमोस्ट ले ही लेता हूं, ताकि चीजें कब कहां कौन सा क्वेश्चन दोबारा से मिल जाए किसी एग्जाम में कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है ना। चलिए, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इन सैचुरेटेड क्ले रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। सही बोल रहे हैं कि अगर मैं डेप्थ ऑफ द फुटिंग बढ़ाता हूं क्ले में तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ रही थी। साफ साफ पता था मुझे, ये तो हो रहा था ना। देखिए आप, QU इज इक्वल टू CNC, QU इज इक्वल टू 5.7C प्लस गामा DF, यही था ना, 5.7C प्लस गामा DF। तो कहीं ना कहीं मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं डेप्थ ऑफ द फुटिंग बढ़ाऊंगा तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मैंने एग्जांपल स्ट्रिप का लिखा है, बट दिस इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी केस, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्ट्रिप हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे जनरल शेयर फेलियर, चाहे लोकल शेयर फेलियर, कुछ भी हो। डेप्थ ऑफ द फुटिंग बढ़ने से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ती है, ये मुझे पता है। क्लियर। तो ये बोल रहे हैं इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इन द सैचुरेटेड क्ले रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। अच्छा, स्ट्रिप फुटिंग बोले ही है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रिप फुटिंग का ही फॉर्मूला है। सही है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन पूछा है। बिकॉज द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NQ डिक्रीजेस, क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NQ डिक्रीज हो जाता है। नहीं, NQ तो 1 होता है भाई, क्ले के लिए तो NQ तो 1 होता है, उसके डिक्रीज या इंक्रीज होने से तो कोई मतलब ही नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। बिकॉज द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC इंक्रीजेस एट द डेप्थ इंक्रीजेस। डेप्थ का NC से क्या लेना देना रे भैया, डेप्थ और NC तो इंटर रिलेटेड है ही नहीं। NC तो C के साथ आता है, ये NC है ना मेरा, ये NC है, तो NC तो C के साथ आता है, डेप्थ से तो कोई लेना ही देना नहीं है। द टर्म इन द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर इक्वेशन QNQ increases with the depth because the angle of internal friction decreases as the depth of the foundation increases। भैया बात क्ले की चल रही है, बात क्ले की चल रही है, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करने लगे तो ये तो बेईमानी हो गई ना। क्ले के लिए तो फाई 0 होता है ना भाई, क्ले के लिए तो फाई 0 डिग्री होता है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की बात कहां से आ गई भाई, क्ले में। अब बचा सी ऑप्शन। अब आप सोचोगे सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, Q इंटू NQ तो नहीं पढ़ा, पढ़ा है। ये Q कुछ और नहीं है, ये जो Q है दैट इज एक्चुअली गामा DF, ये बनता है गामा DF NQ। यही टर्म तो इंक्रीज हो रहा है भाई। डेप्थ ऑफ द फुटिंग अगर इंक्रीज हो रही है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग अगर बढ़ रही है, तो गामा इंटू DF इंटू NQ वाला टर्म ही तो बढ़ रहा है। भले NQ यहां पर 1 है, वो कोई बात नहीं, लेकिन यही टर्म तो है जो बढ़ रहा है। इसी के बढ़ने के कारण तो QU बढ़ रहा था। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बहुत पुराना सा क्वेश्चन है, 91 में पूछा गया था। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस स्ट्रिप फुटिंग। सरफेस शब्द कहीं पर भी आ जाए, दैट मीन्स यू आर एट द ग्राउंड लेवल एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज 0। सरफेस शब्द कहीं पर भी आ जाए मतलब DF 0 है। फुटिंग कैसी है, स्ट्रिप है। सॉइल कौन सी है, क्ले है, अकॉर्डिंग टू तरदागी। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस स्ट्रिप फुटिंग
ऑन क्ले अकॉर्डिंग टू तरदागी थ्योरी। स्ट्रिप फुटिंग के लिए क्ले में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है 5.7 सी प्लस गामा डी एफ। कहां पर बोल रहा है वो? सरफेस पे बोल रहा है। ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्यू यू आ जाएगा मेरे पास 5.7 सी। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, दैट इज 5.7 सी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है यहां पर, दोनों क्वेश्चन को अपन देखते हैं। लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2010 में पूछे गए थे। दो नंबर के दो क्वेश्चन थे ये। 2010 गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 ये था, और 2 मार्क्स दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन उसके नीचे ये लिखा हुआ। और लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन थे। लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी यूटिलाइज्ड, दैट आंसर विल बी यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। और इस टाइप के क्वेश्चन में मार्किंग पैटर्न ऐसा रहता है कि अगर पहला क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो दूसरा क्वेश्चन चेक ही नहीं होता है। भले तुक्के से आपने पहला गलत कर दिया मान लो, और दूसरा आपने तुक्का मार के सही कर दिया, क्योंकि पहला अगर गलत है तो कंसेप्चुअली दूसरा तो सही हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं हो सकता। लेकिन मान लो आपने तुक्का मार के दूसरे क्वेश्चन को सही मार्क कर दिया और पहले को गलत किया था, तो जो पहला गलत था वो तो गलत हो ही गया, दूसरा चेक ही नहीं होगा आपका। हालांकि ये फायदा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पहले क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, सेकंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस टाइप का होता है ये। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन का जो डेटा होता है, जो आंसर आता है पहले क्वेश्चन से, दैट इज यूटिलाइज्ड, दैट इज यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन सही होगा तो ही दूसरा क्वेश्चन सही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता कभी। तो क्या है क्वेश्चन देखिएगा। The unconfined compressive strength of the saturated clay sample is 54 kilonewton per meter square. Unconfined compressive strength of the saturated clay, shear strength में जा गए ये लोग। shear strength में unconfined compressive strength of the clay was 2c tan of 45 plus 5/2। अब क्योंकि मेरे को ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड कंडीशन नहीं दी गई है, मुझे क्वेश्चन में ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड कंडीशन नहीं दी गई है, जब कुछ भी नहीं दिया जाता है तो मैं अनड्रेन्ड कंडीशन ही मानता हूं। जब कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो आई विल कंसीडर अनड्रेन्ड कंडीशन। तो फाई 0 हो गया, फाई 0 हो गया। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको शेयर स्ट्रेंथ पढ़ा रहा था तो मैंने बातों बातों में आपको बताया था कि एक 2 नंबर का बड़ा ही सड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया था गेट वालों ने, वो यही था। सिग्मा डी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना दे रखा है आपको? 54 इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू हो जाएगी 27। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ c विल बी 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 0 मान ली तो सिग्मा डी बराबर 2c हो गया। सिग्मा डी क्या होता? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि 54 दे रखा था, तो 54 इज इक्वल टू 2c, c बराबर 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। अब इस C को यूज करना क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है देखिएगा, इफ अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइज 4 मीटर क्रॉस 4 मीटर, साइज ऑफ द फुटिंग दे रखा आपको 4 मीटर, इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस, सरफेस शब्द आ गया मतलब डेप्थ ऑफ द फुटिंग 0 है। डेप्थ ऑफ द फुटिंग कितनी है? 0 है। सॉइल कौन सी है? क्ले है। The ultimate bearing capacity of the footing as per तरदागी इक्वेशन will be, तरदागी के फॉर्मूले के हिसाब से स्क्वायर फुटिंग जो कि 4 मीटर साइज की है, क्ले के सरफेस पे रेस्ट कर रही है, उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू बतानी है। तो जरा देखिए, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी स्क्वायर के लिए क्या होती थी? स्क्वायर फुटिंग है और क्ले की बात हो रही है, जरा याद करो तो 1.3 C NC 5.7 प्लस गामा DF इंटू NQ, ये फॉर्मूला था। कहां पर है फुटिंग आपकी? आपकी फुटिंग कहां पर है? सरफेस पर है। सरफेस पर है मतलब डेप्थ ऑफ द फुटिंग 0, बी की वैल्यू 4 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि किस पे है सॉइल, फुटिंग किस पे? क्ले पर है। क्ले पर किसी भी साइज की फुटिंग बनाओ, साइज का कोई फर्क नहीं आता सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे।
सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, डेट इज 27। सी की वैल्यू हमने 27 निकाल ली है, तो 1.3 इंटू 27 इंटू 5.7 प्लस 0, तो 1.3 इंटू 27 इंटू 5.7 इट इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 200.07 आ रहा, 200, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 1.3 इंटू 5.7 इंटू 27, 200.07, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लें ऑप्शन 1600, 316, 200 और 100। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आया था गेट 2008 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया गया था, ये दोनों क्वेश्चन हटा दिए गए थे क्योंकि जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे करेक्ट आंसर के साथ, और क्योंकि लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन थे तो पहला क्वेश्चन का आंसर इन 4 ऑप्शन से मैच नहीं करता तो दूसरे का भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हालांकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर्स जो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आंसर इससे मैच नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन गेट 2008 में से हटा दिया गया था, कॉमन मार्किंग कर दी गई थी, सबको नंबर दे दिए गए थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन था, लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो अगर पहले क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं तो इन्हीं 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग नीचे वाले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन बना दिए होंगे गेट में। तो जब पहला ही क्वेश्चन गलत है तो दूसरे वाला तो कभी मैच करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है ना, खैर जो भी है, हम तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर, लेकिन मैच नहीं करेगा, ये मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। A column is supported on the footing as shown in the figure below. The water table is at a depth of 10 मीटर below the base of the footing. वाटर टेबल फुटिंग के बेस से 10 मीटर नीचे है। फुटिंग की विड्थ कितनी है भाई? 1.5 मीटर की 3 मीटर? कैसे देखोगे? 1.5 मीटर और 3 मीटर दो चीज लिखी हुई है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दिस वैल्यू इज द विड्थ एंड विच वन इज द लेंथ? अब आप बोलोगे एल इंटू बी से निकालेंगे, क्योंकि फुटिंग रेक्टेंगुलर फुटिंग जो जनरली होती है, रेक्टेंगल की डायमेंशन जनरली एल इंटू बी से लिखी जाती है। तो आप बोल दोगे एल का मतलब 1.5 मीटर और बी का मतलब 3 मीटर, ये गलत हो जाएगा। बड़ी वैल्यू विल ऑलवेज रिप्रेजेंट लेंथ, छोटी वैल्यू विल रिप्रेजेंट डेप्थ, ये याद रखिएगा। बड़ी वैल्यू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, छोटी वैल्यू डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर एल और बी कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? एल रहेगा आपका 3 मीटर का और विड्थ रहेगी आपकी 1.5 मीटर की। पानी कहां पर है? बेस ऑफ द फुटिंग से 10 मीटर नीचे, स्मॉल बी 10 मीटर, बी ग्रेटर देन कैपिटल बी वाला केस लग गया, तो वाटर टेबल का कोई फर्क नहीं आएगा मेरी सॉइल पे। वाटर टेबल विल हैव नो अफेक्ट ऑन द बियरिंग कैपेसिटी, मान लीजिए इस बात को। तो ये वाटर टेबल जो दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है आपके क्वेश्चन में, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया वाटर टेबल की डेप्थ 10 मीटर है, फुटिंग की विड्थ 1.5 मीटर है, तो स्मॉल बी मतलब वाटर टेबल की पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल बी। केस नंबर 1 बन गया हमारा, जिसमें वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते थे हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे, तो वो चीज तो यहां पे खत्म हो गई। द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग बेस्ड ऑन तरदागीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन विल बी। नेट अल्टीमेट पूछ रहा, नेट अल्टीमेट। ठीक है, तो नेट अल्टीमेट देखिए क्या आएगा। फुटिंग कौन सी है? इज सपोर्टेड, फिगर बिलो सैंड है। सॉइल कौन सी है आपकी? सैंड है। रेक्टेंगुलर फुटिंग दिख रहा है साफ साफ, इट इज अ केस ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग। एल और बी अलग अलग है ना भाई। चलिए तो इसको जरा देखें। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी रेक्टेंगुलर फुटिंग की क्या होती है? 1 + 0.3 बी बाई एल सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू 1 - 0.2 बी बाई एल
गामा इंटू बी इंटू एन गामा। सॉइल कौन सी है? सैंड है। सॉइल कौन सी है? सैंड है, तो सी 0 हो गया, वहीं पे खत्म। पूरे केस में आप देखिए गामा सैचुरेटेड दे रखा है, गामा सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए था यहां पे होना चाहिए था गामा। खैर जो दे रखा है हम तो उसी से जाएंगे, हम तो गामा इज इक्वल टू 18 लेके सॉल्व करेंगे। तो पहला चीज तो ये टर्म आपका 0 हो गया, बचा मेरे पास क्यू यू इज इक्वल टू गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू 1 माइनस 0.2 बी बाई एल गामा बी एन गामा। सारी वैल्यूज हमको पता है, सब पुटअप करिए। गामा 18, डीएफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग 1 मीटर, डेप्थ ऑफ द फुटिंग 1 मीटर, बी की वैल्यू 1.5, एल की वैल्यू 3, डेप्थ ऑफ द फुटिंग 1, एन क्यू इज 24, एन गामा इज 20, एन क्यू 24 प्लस 0.5, 1 माइनस 0.2 इंटू 1.5 अपॉन 3 इंटू 18 इंटू बी 1.5 और एन गामा 20। सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको कर देता हूं मैं। 0.2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 0.9 इंटू 0.5 इंटू 18 इंटू 1.5 इंटू 20, ये 243 आया इस साइड वाला, प्लस 18 इंटू 24, इट इज 675 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। लेकिन शायद मुझसे अल्टीमेट नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। मैंने अल्टीमेट निकाल लिया, कितनी आ गई? 675। तो नेट अल्टीमेट कितना आ जाएगा मेरे पास? नेट अल्टीमेट विल बी अल्टीमेट माइनस गामा टाइम्स डीएफ, तो इट इज 675 माइनस गामा इज 18, डीएफ इज 1, तो 675 माइनस 18 इट इज 657 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि इस ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो आंसर विल बी 657, ई ऑप्शन। ठीक है, तो द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी 657 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। आगे पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम 657 के हिसाब से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ये 4 ऑप्शन अब हमारे हैं ही नहीं, तो अगले क्वेश्चन का भी जो आंसर आएगा वो इन 4 से मैच नहीं करेगा। द सेफ लोड दैट द फुटिंग कैन कैरी। अब ये लोड की बात पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, छोटा सा कंसेप्ट, कुछ भी नहीं करना आपको, आप कर चुके हैं। नेट अल्टीमेट कितना आया बेटा? नेट अल्टीमेट आया मेरे पास 657 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इस नेट अल्टीमेट को अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूं तो मुझे नेट सेफ मिल जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दे रखा है 3 के बराबर का, तो 657 डिवाइडेड बाय 3, 657 डिवाइडेड बाय 3 आता मेरे पास 219 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज नेट सेफ। नेट सेफ से सेफ निकाल सकता हूं, नेट सेफ से सेफ निकाल लूंगा, नेट सेफ प्लस गामा डीएफ, तो 219 प्लस 18 इंटू 1, तो 219 प्लस 18 इट इज 237 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, लेकिन दिस इज योर सेफ बियरिंग कैपेसिटी। लेकिन मुझसे बियरिंग कैपेसिटी नहीं, लोड पूछा था, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी को अगर मैं फुटिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लोड आ जाएगा ना। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बियरिंग कैपेसिटी आई है, फुटिंग का एरिया मेरे को मिल जाएगा 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर का, तो इस 273 को अगर मैं फुटिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट द सेफ लोड।
सॉरी 273, 237 आया ना, 219 प्लस 18, 219 प्लस 18, 237, मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, 237, ठीक है ना। तो 237 को मैं फुटिंग के एरिया मतलब 1.5 इंटू 3, तो 237 इंटू 1.5 इंटू 3, यू विल गेट 1066.5, 1066.5 किलो न्यूटन इज द सेफ लोड, 1066.5 किलो न्यूटन, दिस विल बी द सेफ लोड that will be carried by the footing. ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके बियरिंग कैपेसिटी के। अभी तक ये हमारा पहला पार्ट था, न्यूमेरिकल्स का पहला सेशन था। अगले सेशंस में आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ मिलता हूं मैं। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा से करिए। आप जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं इन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपको चीजें और ज्यादा क्लैरिफाई होंगी। तो अगले सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे अपन। थैंक यू।